नमस्कार, मैं श्रेया दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं मध्य भारत। राजगढ़ जिले में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक नहीं अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं। जीरापुर से रेफर के दौरान एक प्रसूता की मौत का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि माचलपुर में दूसरी घटना मानवीय दृष्टिकोण को झकझोर कर देने वाली सामने आई है। माचलपुर के शिव प्रसाद मालाकार की अचानक तबियत बिगड़ी तो उसके परिजन उन्हें तत्काल माचलपुर सरकारी अस्पताल में ले गए, लेकिन हद तो तब हो गई जब माचलपुर में पदस्थ डॉक्टर भारत शाक और ड्यूटी अमर सिंह धारवे ने हड़ताल पर होने की बात कही और मरीज को देखने से साफ इनकार कर दिया। मरीज के परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन डॉक्टरों की मानवीय संवेदनाएं भी शून्य हो गई थी और उन्होंने मरीज को नहीं देखा। क्या हुआ था रात को? रात को मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी। तो हम उनको सरकारी अस्पताल में लेके गए थे। कहाँ? माचलपुर। तो वहाँ पर अस्पताल में हमको मना कर दिया है कि कोई इलाज नहीं होगा। और वहाँ से भगा दिया सरकारी अस्पताल के उस डॉक्टर ने कि कोई इलाज, दोनों डॉक्टर ने मना कर दिया, कोई इलाज नहीं होगा। हमने बोला कि बिल्कुल सीरियस है, ये चली जाएंगे, तो क्या मतलब अस्पताल का क्या मतलब? गोली भी नहीं दी, एक गोली भी मना कर दी। वो तो बोल देता कि एक इंजेक्शन लगा के आप इनको 2 मिनट, एक हाथ भी नहीं पकड़े होना। उनको नहीं तो बोल सकते हैं कि यार भैया आपके मैं ये गोली लिख रहा हूँ। फिर कहाँ ले गए? फिर जलावड़ लेके गए और वो रास्ते में खत्म हो गए। रास्ते में खत्म हो गए। डॉक्टर ने बोला, जालेवाड़ वाले डॉक्टर ने बोला कि आप एक 10-15 मिनट अगर पहले अगर आ जाते तो ये बच जाते। डॉक्टर तो कह रहा हमने रेफर किया था। रेफर नहीं किया डॉक्टर को मैंने सब बोला। डॉक्टर ने 50 जने थे वहाँ पे। कितने थे सर? 50 जने ने बोला उनसे कि सर इनको 1 मिनट देख तो लो आप। सर ये रात में एक पेशेंट आया था शिव मालाकार करके, उसको प्राथमिक उपचार माचलपुर स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिला। क्या कारण है? कारण क्या हमारे स्ट्राइक की? तो मानवीय दृष्टिकोण से आगे से हमारा ऑर्डर था नहीं करना। सीएम मैडम ने स्ट्राइक की थी। सभी स्ट्राइक पे थे आप लोग? फिर यहाँ पे रेफर किया था क्या? आगे दिखा लो, छोड़ के कहीं पे भी अस्पताल कोई डॉक्टर नहीं देखा। जब रेलवे का ताला ही लगा था उसमें तो बुकिंग कुछ नहीं, आगे दिखाओ। मेरे पास पेशेंट लेके आए, पेशेंट यही था, मेरे घर के दरवाजा खटखटाया है, मैंने कहा आगे दिखवा लो, यहाँ तो अस्पताल है। वोट डालने के बाद अभिनेता आशुतोष राणा ने कहा, आप देश में किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, हमें अपने मत का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मैं हर बार जब भी चुनाव होता है तो वोट डालने आता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि हम सबको जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो लोकतंत्र का मताधिकार का जो अवसर मिला है, तो ये सर्वाधिक सबसे बड़ा श्रेष्ठतम वरदान माना जाता है। तो निश्चित रूप से आप राष्ट्र में, देश में किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, खास करके जब ये आज की तारीख में जब मतदान हो रहा है, तो हमें इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है कि आपके द्वारा आपके लिए ही निर्मित आपका ही तंत्र है। तो इसके लिए मैं हर बार, चूंकि मैं मुंबई में रहता हूं 1994 से, तो लगातार जब भी कभी लोकसभा के समय में या विधानसभा में, और हमने अपनी वोट गाडरवारा से, ये हमारा जन्म स्थान है, मूल स्थान है, तो हमने अपनी वोट कभी भी गाडरवारा से नहीं बदलवाई है। तो मैं कहीं भी रहता हूं, मेरा प्रयास रहता है, और अभी तक गुरु कृपा से मेरे सारे के सारे प्रयास फलीभूत हुए हैं और मुझे वोट डालने का अवसर मिला है। मतदाताओं को अपील करना चाहते हैं? मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने मत के अधिकार का कहीं पर भी हो इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, क्योंकि इससे आप अपने भविष्य, अपनी नियति, अपनी नीति का ही निर्माण करने वाले हैं।
तो हमारे बुजुर्गों ने यदि हमें स्वतंत्रता नाम का वरदान दिया है तो इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने का और इसे पुष्पित पल्लवित और प्रखर करने का जो दायित्व है वो हम लोगों के ऊपर ही जाता है। आप एक आइकन के रूप में देखे जाते हैं, क्या अभिनेता से नेता के अभिनय में आशुतोष राणा जी भविष्य में देखे जाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में मतदाता जो सड़क पे, आप नेता का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं होता जो सदन में बैठे हुए हैं। नेता का अर्थ होता है आगे चलने वाला, ताने रहने की जिसके अंदर क्षमता हो। तो चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, वो अपने परिवार का नेतृत्व कर रहा है, चाहे वो शिक्षक हो, वो अपने परिवार का नेतृत्व कर रहा है, समाज का नेतृत्व कर रहा है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि चाहे वो सड़क पे खड़े रहने वाला आम मतदाता हो, जैसे आशुतोष राणा है, वह भी नेता है, और सदन में बैठने वाले हुए जो मतदाताओं के द्वारा चुने गए वो व्यक्ति हों, वे भी नेता हैं। तो सड़क अगर जगी रही तो संसद सजी रहती है, और संसद यदि सजी रही तो सड़क जगी रहती है। तो तात्पर्य ये है कि हम सिर्फ उस नेता को, हम परिधान या सिर्फ उस अवस्था की, ये जो नेता जिसको हम कहते हैं लीडर का मतलब होता है लैडर यानी सीढ़ी, कि जिससे आप नीचे से ऊपर की यात्रा कर सकें। तो हम और आप सब कहीं ना कहीं नेतृत्व वाली राजनीति में प्रवेश करने के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री और गुना से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया ने कहा कि मुझे जमीन पर लोगों से जुड़ने में मजा आता है। फिलहाल मैं अपना काम कर रहा हूं, हालांकि मैं अपने पिता का समर्थन कर रहा हूं। ये राजनीति में रुचि के बारे में नहीं है, बल्कि जो हमारा परिवार पीढ़ियों से जनसेवा करता आ रहा है, ये उसके बारे में है। दूसरे चरण के मतदान पर उन्होंने हम युवाओं में शक्ति जोश पैदा करने और उन्हें मतदान के महत्व और जिम्मेदारी को समझाने के लिए जितना संभव हो सके उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूं और ज्यादा से ज्यादा युवाओं से जुड़ रहा हूं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आमतौर पे मुझे मज़ा भी आता है लोगों से ऐसे जुड़ना, स्पोर्ट्स फील्ड पे ट्रैक्टर चलाते हुए, नाचते हुए। तब आप लोगों से जुड़ने का जो आपका लक्ष्य है वो आसानी से हो जाता है। फिर कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होते, लोग आराम से बात करते हैं, आराम से आपसे बैठ के चर्चा करते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। बार बार एक ही बात उठ रही है जब आप घूम रहे हैं, सक्रियता दिखा रहे हैं कि अब आप भी राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं। क्या राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आप भी किसी क्षेत्र को संभालने वाले हैं? नहीं, अभी तो ऐसे कुछ नहीं। अभी मैं अपने ही काम पे लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने पिता को सहायता दे रहा हूँ। राजनीति में रुचि है आपकी? रुचि तो नहीं है, लेकिन पीढ़ियों से ऐसी रुचि की बात नहीं है। पारिवारिक चीज़ है जो पीढ़ियों से हम जनसेवा करते आ रहे हैं। हमारे लिए एक माध्यम है राजनीति जिससे हम जनसेवा करते हैं। पर जैसे मेरे दादाजी ने कहा, वो माध्यम कुछ और भी हो सकता है। वो व्यापार हो सकता है, वो खेल हो सकता है, वो आर्ट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनसेवा महत्वपूर्ण है। लोकसभा के सेकंड फेज की वोटिंग निपट चुकी है और सेकंड फेज में भी लगभग मतदान प्रतिशत कम ही हुआ है। तो किस तरीके से देखते हैं कि दो फेज में मतदान प्रतिशत कम हुआ है, क्या देखते हैं? देखिए, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से जुड़े, ताकि उनको शक्ति दें, उनको जोश दें और उनको समझाए कि मतदान देने का महत्वपूर्ण क्या है और उसकी जिम्मेदारी क्या है। तो मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से मैं जुड़ रहा हूं और उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 5 साल में एक बार उनको मौका मिलता है एक नेता चुनने के लिए और एक सरकार चुनने के लिए, जो अगले 5 साल के लिए उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनके जो सपने हैं, वो पूरे कर पाए। तो इस तरह मैं लोगों को समझा रहा हूं, मैं लोगों के बीच में आ रहा हूं, ताकि हमारे फेज में ज्यादा से ज्यादा टर्न। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, भाजपा ने आज दूसरे चरण के चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हमने जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया है। हमने जो मतदान प्रतिशत का आकलन किया है उसमें भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में जीतने वाली है। पार्टी ने आज द्वितीय चरण के चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मैं और मेरे साथ हमारे अपनी पूरे संगठन ने पूरी ताकत लगा करके जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया, मतदाताओं को निकालने का काम किया और मतदाताओं ने निकल करके जिस ढंग से भाजपा के प्रति उत्साह दिखाई दिया, वो हमारे लिए ऊर्जा का बड़ा एक तरह से केंद्र रहा और हमारी ताकत रही। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। और जैसे आज 6 अलग अलग प्रकार से हमारी लोकसभाएं थी, क्रमशः
रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो सभी के रिजल्ट, होशंगाबाद सब उत्साहवर्धक है, एक से बढ़कर एक। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस ढंग से वोटिंग परसेंटेज का हम कार्यकर्ताओं ने आकलन लगाया है वो बहुत अच्छी स्थिति में भाजपा जीतने वाली है। और एक तरह से ये 12 सीटें अभी तक हुई और 12 सीटों का रुझान जो भाजपा के पक्ष में गया, ये हमारा उत्साह बढ़ाने वाला है और एक तरह से नए रिकॉर्ड बनाने वाला है। एक और घटना आज आप सबने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय किया, ये ईवीएम के माध्यम से होने वाले निर्वाचन को लेकर के सर्वानुमति से फैसला दिया है। ये विपक्ष पे करारा तमाचा है। जिस ढंग से विपक्ष बात करता था वो सारी चीज़ों के लिए हमने सबने देखा है कि जिस ढंग का दौर रहा है कि विपक्ष अपनी हार का ठिकरा कभी चुनाव आयोग पे डालता है, कभी किसी पे डालता है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मजाक बनाने का तरीका था। मुझे इस बात का संतोष है कि हमने पहले दिन भी कहा था, आज भी कहा था कि न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग भारत के ये इस प्रकार से जिनसे दुनिया सबक लेती है, दुनिया में इनको बहुत सम्मान इनकी निगाह से देखा जाता है। लेकिन विपक्ष निराशा हताशा में बार बार हमारे अपने ऐसे मजबूत स्तंभों पर प्रश्न खड़ा करता है। मुझे इस बात का संतोष है कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसे सभी मसलों में अपनी प्रभावी भूमिका अदा करते हुए दूध का दूध पानी का। भिंड में लोकसभा चुनाव तीसरे चरण में 7 मई को होने जा रहा है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही भाजपा, कांग्रेस, बसपा सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव एवं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा हेलीकॉप्टर से भिंड के उमरी में 11:45 पर उमरी गल्ला मंडी परिसर में बनाए गए हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उनके आने से पहले कांग्रेस नेता एवं जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने बताया कि उनके समर्थक में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा नुक्कड़ सभा में शामिल होंगे। उसके बाद लगभग 12:45 पर उनका हेलीकॉप्टर मौके के लिए उड़ान भरेगा। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के ही समर्थन में दतिया में भी 3 कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद ग्वालियर में रात्रि विश्राम करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, भाजपा के पक्ष में बहुत अच्छा रुझान है। छत्तीसगढ़ की तीनों लोकसभा सीटों को भाजपा जीतने जा रही है। और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा में मतदान हुआ है और करीब 74% से ऊपर मतदान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के खबरें और भी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने आज अंबिकापुर के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मीडिया से मुखातिब होते हुए इस प्रदेश की भाजपा सरकार सहित भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी जब जब भी अपनी कार्यों में असफल रहती है तो सीधा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने का काम करती है। क्या हमने कहा था महंगाई कम करेंगे, क्यों नहीं हुआ? क्या हमने कहा था 2 करोड़ लोग को नौकरी देंगे, क्यों नहीं हुआ? हमने कहा था काले धन लाएंगे, क्यों नहीं लाए? ये नाकामी को सिर भटकाने के लिए प्रधानमंत्री इस तरह का बयान जारी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले तो कहते थे कि जब उनकी सरकार नहीं थी छत्तीसगढ़ में, हम लोगों ने सभी अपराधों पर हमारी सरकार कांग्रेस सरकार ने नियंत्रण किए थे, लेकिन
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए आरोप लगाए टारगेट किलिंग, मैं आज पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, जनता की हत्या, कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या होती, तो मैं पूछना चाहता हूं कौन सा किलिंग है? सरकार को जवाब देना चाहिए। तो जिस तरह से ये मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीतने के लिए इस तरह का बातें करती है, मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है और इस समय लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो 2 चरणों में जवाब मिला है वही तीसरे चरणों में मिलेगी और देश में इस